अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आपके कोर्स इंस्ट्रक्टर लेक्चर आयशा तारिक। ठीक है बेटा, आज जो हम अपना कोर्स स्टडी करने जा रहे हैं उसका है लेक्चर नंबर 1। कोर्स का बेसिकली हमारा नाम है थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, लेकिन उसका जो स्टार्टिंग है वो है इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज बेसिकली हम उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो हमारा पहला चीज़ है वो है कि थर्मोडायनामिक्स को पहले हम लोगों ने क्या करना है, स्टडी करना है कि थर्मोडायनामिक्स है क्या। सबसे पहले तो वर्ड थर्मोडायनामिक्स पे जाएंगे। थर्मो से मुराद है हीट, एंड डायनामिक्स से मुराद होती है मोशन। मोशन को स्टडी करना विद कॉज। अब हम इसमें बेसिकली क्या स्टडी करने लगे, एनर्जी की मोशन को या एनर्जी के ट्रांसफर को इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या हो ट्रांसफर होगी, उसकी क्या वजूहात हैं, और बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इसमें स्टडी करने लगे हैं। इसमें हम जो चीज़ें स्टडी करेंगे वो होंगे माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, जो होंगे वो इंटरनल एनर्जी, इंट्रोपी, प्रेशर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, इसके अलावा मजीद इसकी जो बेसिक डिफाइंस है वो ये हो सकती हैं कि ऐसी एनर्जी की साइंस जो कि डील करती है कि किस तरह एनर्जी बॉडी में स्टोर की जा सकती है, या कैसे हीट और जो वर्क है उनकी मूवमेंट होती है, एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है, और बेसिक जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या का प्रिंसिपल है वो क्या है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये वाली जो सारी बातें हैं एनर्जी से रिलेटेड कि एनर्जी कैसे स्टोर की जा सकती है, एनर्जी कैसे ट्रांसफर की जा सकती है, एनर्जी का कंजर्वेशन क्या है, ये सारी चीजें हम किस में स्टडी करते हैं, जो हमारी ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स उसके अंदर स्टडी करते हैं। तो बेसिक ये इंट्रोडक्शन है, इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, जो हमारे थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो हमारे कोर्स आउटलाइन के अंदर इंक्लूड किए जा रहे हैं, उनको जस्ट एक रिव्यू करेंगे। हम एक शॉर्ट सा रिव्यू उनके ऊपर करेंगे क्योंकि हम ये कोर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में इसका जस्ट एक ओवरव्यू लेना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें देखें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं या हम कह सकते हैं मेन जो डेफिनेशन है वो क्या है, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 टर्म्स हैं। अब हमारे पास वो पार्ट जो कि क्या है, हमारे पास इंक्लूड हो रहा है कि किस चीज को बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा है, कि हमारा वो जो पार्ट जो कि सिस्टम को इन्वॉल्व हो रहा है वो जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं बेसिकली वो क्या कहेगा, कहलाएगा हमारा सिस्टम कहलाएगा। उसके बाहर जितनी भी बाहर वाली चीज होगी वो क्या कहलाएगी, बाउंड्री कहलाएगी। उसके अलावा हमारे पास जो सिस्टम और बाउंड्री को दो चीज वो कर रही है, सेपरेट कर रही है, वो चीज क्या कहलाएगी, वो सराउंडिंग कहलाएगी। जो जिन दोनों चीजों को सेपरेट कर रही है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, बाउंड्री कहलाएगी। तो उम्मीद है आपको ये बातें ऑलरेडी पता है और मजीद भी आपको समझ आ जाएगी ये हम क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सिस्टम बेसिकली वो चीज है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, यानी कोई कंटेनर हो सकता है, कंटेनर की बाउंड्री कोई होगी, बाउंड्री के अंदर जो गैस मौजूद है वो सिस्टम है, और बाहर वाला जितना भी एरिया है चाहे वो आपका एक रूम है या फुल यूनिवर्स है वो क्या कहलाएगा, सारी सराउंडिंग कहलाएगी। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक टर्म्स है सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री की। इसके अलावा कुछ और भी बेसिक टर्म्स है हमारे पास, वो क्या है कि टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम की क्या कितनी टाइप्स हो सकती हैं, टोटल 3 टाइप्स हो सकती हैं सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें ना ही मैटर ट्रांसफर हो सकता है और ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल थर्मोस बॉटल्स में डाली हुई चीज ऐसे के, ऐसा सिस्टम क्या कहलाएंगी, आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें ना तो अंदर डाला हुआ फॉर एग्जाम्पल टी जो आपने थर्मोस में डाली है, ना टी बाहर आ सकती है, ना ही उस मतलब मैटर बाहर आ सकता है, और ना ही हीट का कंटेंट बाहर आ सकता है। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो क्या है, क्लोज सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें से सिर्फ एनर्जी क्या होती है, बाहर आ सकती है, लेकिन मटेरियल जो है वो बाहर नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी कॉफी कप लिया हुआ है, उसका ढक्कन आपने, उसका लिड जो है वो आपने क्लोज किया हुआ है, तो मैटर बाहर नहीं आ सकता, लेकिन हीट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाहर आ सकती है। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, क्लोज सिस्टम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या है, ओपन सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें दोनों चीजें बाहर आ सकती हैं, जैसे कि मैस भी बाहर आ सकता है प्लस एनर्जी भी। यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने एक ओपन कप ऑफ कॉफी कॉफी रखा हुआ है जिसके अंदर एवेपोरेशन
इवेपोरेशन की फॉर्म में, कॉफ़ी के जो लिक्विड वेपर की फॉर्म में एक्सक्लूड भी हो सकता है, उसके अंदर से एक निकल भी सकता है, एग्ज़िट कर सकता है, मैटर ट्रांसफ़र हो सकता है, प्लस हीट इन द फॉर्म ऑफ हीट जो एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो सकती है, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? ओपन सिस्टम कहलाता है, ठीक है? ये 3 टाइप्स हो गई हमारे पास सिस्टम की। हम लोग सारी बेसिक टर्म स्टडी कर रहे हैं इस टॉपिक में, ठीक है? उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ है सिस्टम की, हमारे पास 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं सिस्टम की, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं या फिर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन-सी होती हैं? वो जो मैटर पे डिपेंड नहीं करती। इंटरनल इंटेंसिव यानी अपने आप से रिलेटेड ऐसी चीज़ें जो किसी अमाउंट ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती, अमाउंट ऑफ मास पे डिपेंड नहीं करती, वो क्या कहलाएँगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी ये वाली चीज़ें क्या मास पे डिपेंड नहीं करती। जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी होंगी जो कि मास पे डिपेंड करेंगी, जैसे कि खुद मास या अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेंगी, जैसे कि मास, वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है? हमारे क पास बेसिकली ये प्रॉपर्टीज़ टोटल हैं, तो इनमें से जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कुछ इसमें से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं और बाकी की हमारे पास क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो क्या है? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। हम कहते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि क्या कहता कहते हैं हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जब डिवाइड कर दें किससे? मास से डिवाइड कर दें, तो वो क्या बन जाती हैं? एवरेज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बन जाती हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो थी जो मास पे डिपेंड करती हैं, उन्हें डिवाइड कर दिया जाए मास से, तो वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं। यानी वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया जाए मास से, तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम बन जाएगा। एनर्जी को डिवाइड कर दिया जाए मास से, तो ये क्या बन जाएगी? स्पेसिफिक एनर्जी बन जाएगी, ठीक है? इसी तरह इंटरनल एनर्जी को डिवाइड कर दिया जाए मास से, तो हमारे पास क्या बन जाएगी? वो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी बन जाएगी विद रिस्पेक्ट टू मास बन जाएगी, ठीक है बेटा? तो ये क्या है? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। बेसिकली ये ड्राइव जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से ही ड्राइव्ड आ गई है प्रॉपर्टी। अच्छा, उसके बाद कुछ और टर्म्स है कि स्टेट क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है और प्रोसेस क्या होता है। स्टेट कहते हैं, स्टेट का आम मतलब होता है हालत। किसी भी 2 सिस्टम है, हम कहते हैं हमारा ये एक सिस्टम है, इसको हम लोग पहले इसका मास जो भी टेम्परेचर और वॉल्यूम इसका कुछ था और प्रेशर भी फॉर एग्जांपल कुछ होगा, तो ये इसकी एक स्टेट थी। अब इसको हम क्या किया, इसको हमने लिड को लूज़ कर दिया है, तो अब इसका मास जो चाहे बेशक उतना ही रहा है, टेम्परेचर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया और हो सकता है प्रेशर चेंज हो गया। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये जो जो इसकी कंडीशन बनी है, न्यू हालत है, ये इसे हम क्या कहेंगे? स्टेट। बेसिकली सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो कि डिस्क्राइब कर रही हैं सिस्टम की कंडीशन को, वो क्या कहलाती हैं? स्टेट ऑफ मटेरियल कहलाती हैं। वो सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं? मास, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा, ठीक है? उसके बाद कहते हैं इक्विलिब्रियम क्या होती है। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या है? ऐसी कंडीशन है, बेसिकली इक्विलिब्रियम स्टेट ऐसी कंडीशन है जिस पे बॉडी क्या करती है, जिसको अटेन करने की कोशिश करती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, एक नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है, या इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेट को कहा जाता है जिसमें बेसिकली सिस्टम क्या होता है? स्टेबल होता है, ठीक है? सिस्टम बहुत ज्यादा उसमें क्या रह सकता है? टाइम उसमें स्पेंड करता है, ऐसे स्टेट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, ठीक है? और इसके अलावा थर्ड हमारे पास क्या है? प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है कि एक इक्विलिब्रियम स्टेट से किसी दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, ये क्या कहलाता है हमारे पास? प्रोसेस कहलाता है, कोई भी प्रोसेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोसेस कौन से हो सकते हैं? आइसोबैरिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रख के कुछ चेंजिंग लाई जाए, आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाए और इसेंट्रोपिक जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रखी जाए। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिसमें क्या ये चीज़ें जो ये प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और एंट्रोपी को कंजर्व रख के या कांस्टेंट रख के सिस्टम में कोई चेंज लाया जा सकता है, ठीक है? ये बेसिकली प्रोसेस है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में बॉडी को ले जाना बेसिकली क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है, ठीक है? उसके बाद इसके बारे में ही आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में ही थोड़ा-सा थोड़ा-सा आगे एक्सप्लेन किया गया है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, जैसे कि आपको एग्जांपल दी हुई है कि सिस्टम का पहले क्या था? वॉल्यूम वीआई था, प्रेशर यही था। तो फिर उसके बाद सिस्टम का कुछ देर बाद कुछ प्रोसेस करने के बाद क्या हुआ? वॉल्यूम वीएफ हो गया लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहा, सिर्फ वॉल्यूम चेंज हुआ, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? आइसोबैरिक प्रोसेस कहेंगे, ठीक है? उसके बाद
हम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे लेकिन प्रेशर क्या हो, चेंज हो जाए, या कोई और थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी चेंज हो जाए लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें क्या रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, बाकी प्रेशर वॉल्यूम जो भी चीज चेंज होती है, चेंज होती रहे। नंबर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बेसिकली है कि साइक्लिक प्रोसेस हो सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकते हैं, या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो सकते हैं। साइक्लिक प्रोसेस वो जिसमें क्या होते हैं कि हम बहुत सारे एक के बाद दूसरा रिएक्शन करते जाए, प्रोसेस करवाते जाए, और ओवरऑल सिस्टम क्या हो, जिस तरतीब से शुरू किया था, जो स्टार्टिंग में उसका प्रेशर वॉल्यूम वगैरह सब कुछ था, सेम वही कंडीशन एंड में भी बन जाए, तो ऐसा प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। यानी हम नंबर 1 से शुरू किया, होते 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 दोबारा हमारे पास क्या हुआ, नंबर टू, जो स्टेट नंबर 2 थी वो भी क्या हो गई, स्टेट नंबर 1 के इक्वल ही आ गई। तो ऐसे प्रोसेस को हमने क्या कहा, साइक्लिक प्रोसेस। जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जो कि क्या किया जाए, जिसको दोबारा ऑपोजिट रिएक्ट भी किया जा सके। फॉर एग्जांपल, आइस का मेल्ट होना वाटर में, और वाटर का दोबारा फ्रीज होके क्या बन जाना, आइस बन जाना। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा होता है जो कि बोथ साइड्स पर अकर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, हम क्या कहते हैं कि हॉट वाटर, अगर हमने हॉट कप ऑफ टी रखा हुआ है, उसमें से हीट जो ट्रांसफर हो गई सराउंडिंग में, वो दोबारा वापस नहीं आ सकती। तो इस तरह के प्रोसेस को क्यों, मोस्टली जो प्रोसेसेस हो सकते हैं सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान, उसमें क्या होते हैं, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो सकते हैं। वो उसका ऑपोजिट रिएक्शन नहीं किया जा सकता। हीट जो है वो हॉट कप ऑफ टी से तो सराउंडिंग में जा सकती है, लेकिन सराउंडिंग से हॉट कप ऑफ टी में नहीं वापस आ सकती उतनी एग्जैक्ट अमाउंट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वही थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दोबारा से डिस्क्राइब किए गए हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा होता है, कुछ और इसके अलावा जो पीछे पड़े हैं उनके अलावा, एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास हम किसी भी सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम में रख दें तो इसमें हीट ट्रांसफर ना हो रही हो, तो ऐसा क्या कहलाएगा, परफेक्टली इंसुलेटेड सिस्टम या एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाएगा। इज एंट्रोपिक सिस्टम जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहे। पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट प्रोसेस जिसमें क्या रहे, हमारे पास एक ऐसा रिवर्सिबल प्रोसेस हो जिसमें हीट ट्रांसफर हो, और एक स्ट्रेट लाइन वो बेसिकली डिस्क्राइब करे, यानी पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट वाली पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को डिस्क्राइब करे। इसके अलावा थ्रॉटलिंग प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिसमें क्या होता है कि इंथैल्पी में चेंज नहीं आती, कोई भी वर्क नहीं होता, और प्रोसेस बेसिकली एडियाबैटिक ही होता है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस, नो चेंज इन एंट्रोपी को, बेसिक इंथैल्पी को कहेंगे हम। ठीक है, ये आपके बेसिकली एमसीक्यूज के तौर पर ये चीजें मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, इसमें इसको आपने एमसीक्यूज के तौर पे करना है, या नेम्स याद करने हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, हमने पीछे पढ़ा है स्टेट इक्विलिब्रियम प्रोसेस, ये पीछे डिस्कस कर रहे थे। हमने स्टेट्स को डिस्क्राइब कर लिया, उसके अलावा प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ने लगे हैं, इक्विलिब्रियम को पढ़ने लगे। हम कहते हैं इक्विलिब्रियम ऐसी एक स्टेट होती है जो कि किसी भी हालत को डिस्क्राइब कर रही है, और ऐसी स्टेट होती है जिसमें बॉडी जो है वो बहुत ही ज्यादा टाइम तक रह सकती है या स्टेबल कंडीशन में रहती है। ठीक है, 3 टाइप्स के हमारे पास हो सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स से इक्विलिब्रियम। एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जिसमें कोई भी अनबैलेंस फोर्स ना लग रही हो। फॉर एग्जांपल, अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल, जिसमें हमारे पास नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। डाउनवर्ड लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल हो जाएगी नॉर्मल लगने वाली हमारी जो सरफेस की फोर्स है, वो एक दूसरे को इक्वेट कर लेंगी। तो ये क्या होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे दोनों के दरमियान में, जैसे सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान सेम टेम्परेचर हो, तो हम ये कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम है। इसके अलावा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो रहा हो, या फिर फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू हो रिवर्स रिएक्शन के, तो हम ये कहेंगे जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग कि हमारे पास जितने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के गैस मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके NH3 बना रहे हैं, उतने ही NH3 क्या कर रहे हैं, टूट के दोबारा हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन बना रहे हैं, गैसेस बना रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम है।
इसके बाद हमारे पास क्वाज़िस्टैटिक प्रोसेस होती है। अच्छा, थर्मोडायनामिक सिस्टम में ना हमारे पास जहाँ हम लोग बेसिकली ज़्यादातर बात कर रहे हैं सिलेंडर्स की, सिलेंडर में हीट हमने कोई भी गैस रखी हुई है, उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं कि एक स्टेट हमने पहले प्रेशर, वॉल्यूम उसका इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया, उसके बाद दोबारा क्या किया, फर्स्ट स्टेट में वापस लाना चाह रहे हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ऐसे प्रोसेस तभी पॉसिबल है, क्वाज़िस्टैटिक प्रोसेस इनको कहा जाता है। बेसिकली क्वाज़िस्टैटिक प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें बहुत ही छोटे-छोटे, छोटे-छोटे स्टेप में क्या किया जाए, प्रोसेस कराया जाए और ऐसा स्टेप क्या हो सकता है कि फ़ौरन वो छोटे-छोटे स्टेप में ही भी वापस भी ला सकता है, यानी प्रेशर डिक्रीज़ करने से आहिस्ता, 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 आहिस्ता वॉल्यूम इंक्रीज़ हो और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। यानी हीट लॉस कोई भी ना हो, व एनर्जी लॉस कोई भी ना हो। फिर क्या कर किया जाए, टेम्परेचर आहिस्ता-आहिस्ता इंक्रीज़ करके वॉल्यूम दोबारा क्या किया जाए, डिक्रीज़ किया जाए, इनिशियल कंडीशन पे आ जाए वापस से। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, क्वाज़िस्टैटिक प्रोसेस किया कहा जाता है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल छोटे-छोटे स्टेप्स में किया जाता है, छोटे-छोटे पाथ में किया जाता है, ठीक है? क्वाज़िस्टैटिक प्रोसेस उसको कहा जाता है। अब यहाँ पे एक टर्म हमने डिस्क्राइब करनी है जो बेसिकली थर्मोडायनामिक वेरिएबल के तौर पे भी हम इसे कंसीडर करते हैं कि हीट। हीट बेसिकली क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हम लोग बेसिकली कहते हैं हीट इज़ द एनर्जी इन ट्रांज़िट। बेसिकली वो एनर्जी जो हम एक चीज़ से दूसरी चीज़, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या सिस्टम से सराउंडिंग में जब एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है, तो वो जो फ़ॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? हीट कहा जाता है, ठीक है? इसमें क्या होता है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि ट्रांसफर होती है विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास, यानी इसमें कोई भी मैटर ट्रांसफर नहीं होता एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। कैसे ट्रांसफर होती है? हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी से, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। इसको क्यू से डिनोट किया जाता है, यूनिट जूल है। अगर हीट जो सिस्टम में ऐड हो रही है तो हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, अगर हीट किसी सिस्टम में से निकल रही है तो हम उसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे। और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है और पाथ फंक्शन भी है बेसिकली, यानी ये पाथ पे भी डिपेंड करती है कि किस डायरेक्शन में पॉजिटिव या नहीं या नेगेटिव है, ये पाथ पे भी डिपेंड करती है, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़ है हमारे पास वर्क। अब हीट जो है ना, हीट की तरह वर्क भी एनर्जी ही ट्रांसफ़र क हो रही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें किसी एक बाउंड्री के थ्रू ये भी पाथ फंक्शन है, इसमें जो वर्क डन है वो कैसे दिया जा सकता है, F इंटू ds, तो टोटल वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल होगा, F डॉट ds। बेसिकली आम तौर पे थर्मोडायनामिक सिस्टम में हम जो वर्क को डिस्क्राइब करते हैं वो प्रेशर और वॉल्यूम के लिहाज से डिस्क्राइब करते हैं। इसमें एफ और डी एस की बजाय ज़्यादातर जो यूज़ किया जा सकता है वो पी डेल्टा वी यूज़ किया जा सकता है या पी डी वी यूज़ किया जाता है। प्रेशर और वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम के लिहाज से हम लोग वर्क को डिस्क्राइब करते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम में। इसके अलावा थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज में हमारे पास इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी से मुराद होती है हमारे तमाम टाइप्स की एनर्जी जो किसी भी बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी और इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जीज जो उसके अंदर इंटरेक्शंस की वजह से होती हैं, ये तमाम एनर्जीज का जो सम होता है वो क्या कहलाता है, बेसिकली इंटरनल एनर्जी कहलाता है। ये किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकल नेचर पे डिपेंड करती है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसकी इक्वल होगी कि जितना हमारे पास किसी भी 2 रिएक्शन करवाया जाए, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जितना भी डिफरेंस आया वो क्या कहलाएगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहलाएगी, किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है? उसके अलावा सेकंड हमारे पास है एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है? सम ऑफ इंटरनल एनर्जी और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है? ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाती है? एंथैल्पी कहलाती है। एंथैल्पी में बेसिकली क्या हो गई? इंटरनल एनर्जी अंदर वाली प्लस 2 वेरिएबल्स और भी को मल्टीप्लाई करके ऐड ऐड कर दिया गया है। वो क्या है? प्रेशर और वॉल्यूम। ये क्या कहलाएगा? एंथैल्पी कहलाएगी। चेंज इन एंथैल्पी उसी तरह है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी को माइनस कर दिया जाए रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी से, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी? हमारे पास क्या आ जाएगा? किसी भी केमिकल रिएक्शन में चेंज इन एंथैल्पी निकाल सकते हैं। जिसमें थर्ड हमारे पास क्या है कि एंट्रोपी है। एंट्रोपी बेसिकली क्या होती है? मेजर ऑफ रैंडमनेस होती है कि किसी भी सिस्टम में जितनी ज्यादा रैंडमनेस है या जितनी भी ज्यादा ना हमारे पास डिस्टर्बेंस है, वो क्या कहलाएगी? एंट्रोपी कहलाएगी। अब जितनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी उतनी ज़्यादा एंट्रोपी बेसिकली कहलाएगी। इसमें एग्ज़ाम्पल है हमारे पास मेल्टिंग ऑफ आइस है, जिसमें जो कि एग्ज़ाम्पल है किसकी?
इंक्रीजिंग इंट्रोपी की एग्जांपल है। ये हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में भी इंट्रोपी को स्टडी करने लगे हैं। अभी आगे हम स्टडी करेंगे तो इसमें मजीद हम यही एक आइस वाली एग्जांपल उसमें स्टडी करेंगे, तो वहां इसको डिटेल से हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ गए हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपके पास चार है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। ये टोटल 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैं जिसको हम लोगों ने शॉर्ट के तौर पे ही देखना है। अच्छा, पहला लॉ ऑफ जो ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या कहता है कि अगर जो बॉडी, दो बॉडीज आपस में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हमारे पास क्या होगा कि किसी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हमारे पास क्या होगा, जो दो बॉडीज हैं वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। हम कहते हैं हमारे पास ए जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ, और बी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ। तो इसका मतलब है सी और ए भी आपस में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। बेसिकली ये है कि इसका मतलब है दो के बारे में बातें अगर की हैं, तो तीसरा भी बेसिकली क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। थर्मल इक्विलिब्रियम से मुराद है कि टेम्परेचर की डिफाइन बेसिकली दे रहा है कि टेम्परेचर दोनों तमाम का क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ए का टेम्परेचर बी के बराबर है और बी का टेम्परेचर सी का बराबर है, तो इसका मतलब है ए और सी का टेम्परेचर भी एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, जो कि क्या देता है कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बल्कि एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है या ट्रांसफर हो सकती है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो बेसिकली इस इक्वेशन के लिहाज से बात की जाए, तो इक्वेशन क्या है कि हम अगर किसी सिस्टम में, बेसिकली यहाँ पे किसी सिस्टम में जो अगर क्यू हीट प्रोवाइड करें, ठीक है, क्यू हीट प्रोवाइड करें, इसको इसे डब्ल्यू को इस साइड पे ले आएंगे हम लोग, तो वो किस में होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज प्रोवाइड करेगी, प्लस उसमें क्या करेगी, वर्क डन करेगी, ठीक है। हमारे पास अगर हम हीट प्रोवाइड करें तो हमारे पास वो दो में कन्वर्ट हो जाएगा, या बेसिकली अगर हम लोग वर्क को डिवाइड, वो Q इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू, जो हमारे पास अगर हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करें तो वो क्या करेगी, इसकी चेंज कर देगी इंटरनल एनर्जी, प्लस उस पर क्या करेगी, कोई ना कोई वर्क डन परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली यही है कि अगर हमने किसी भी सिस्टम को क्या किया है, हीट दी है, तो वो हमारे पास क्या प्रोवाइड करेगी, उसकी वो जो इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगी, प्लस उस पर वर्क डन करेगी। यही वाली बातें इसमें थोड़ी डिटेल में लिखी हुई हैं, ठीक है। प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं हुई है ना। ये प्लस माइनस बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा है कि वर्क डन से ऑन सिस्टम है या बाय द सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, अब एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन वही चार प्रोसेसेस जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक पढ़े थे ना, उसके लिहाज से ही चार एप्लीकेशन है। देखिए, फर्स्ट है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट। हमने अभी मैं आपको पीछे बता के आई थी कि P इज इक्वल टू होता है W इज इक्वल टू होता है P डॉट डेल V के। तो अब जब P हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस में हमारे पास क्या होगा कि हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि हमारे पास जो है ये तीनों चीजें जो है वो क्या होंगी, नॉन जीरो होंगी। आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसा होगा जो कांस्टेंट प्रेशर पे किया जाएगा, उसमें W की वैल्यू क्या आ जाएगी, P डेल V आएगी। इसकी एग्जांपल क्या है कि वाटर बॉयल हो रहा हो किसी भी सॉस पैन में, तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस की एग्जांपल है, ठीक है। सेकंड प्रोसेस हमारे पास क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो डब्ल्यू का फॉर्मूला अभी हम पढ़ के हैं, पी डेल वी ही जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यानी डेल वी जीरो हो गया, ठीक है। डेल वी जीरो हो गया तो इसका मतलब है पूरा डब्ल्यू जीरो हो गया, तो हमारे पास क्या बन गया, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू सिर्फ क्यू बच गया और डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। इसमें एग्जाम्पल क्या है कि गैस को हीट करना किसी भी क्लोज कंटेनर में, किसकी एग्जांपल है, आइसोकोरिक प्रोसेस की एग्जांपल है, जिसमें क्या रहता है हमारे पास, वॉल्यूम यानी साइज जो सिलेंडर है उसका कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हमारे पास ये आइसोकोरिक प्रोसेस की एग्जांपल है। तीसरा प्रोसेस हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। अब हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर से लिंक है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। इस केस में सारा का सारा जो हमारे हम हीट प्रोवाइड करेंगे वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी एग्जांपल
बेसिकली हम ये ले सकते हैं कि हमारे पास जो है हमने क्या लिया हुआ है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, और उसमें क्या हो रहा है, हमारी सारी की सारी हीट क्या कर रही है, प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करने में इन्वॉल्व हो रही है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है। चौथा प्रोसेस है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम में ना हीट एंटर होती है और ना ही हीट लीव आउट होती है, यानी Q इज इक्वल टू जीरो। तो क्या बच गया हमारे पास, Q इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो डेल यू इज इक्वल टू, यहाँ Q की जगह जीरो माइनस डब्ल्यू आ गया। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम इंटरनली वर्क करेगा और इंटरनल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा, वर्क डन में कन्वर्ट करेगा। ये माइनस का साइन यही शो कर रहा है कि सिस्टम ने खुद वर्क किया है अपने ऊपर, और क्या बेसिकली क्या शो कर रहा है, सिस्टम ने वर्क किया है, ठीक है, अपने ऊपर। तो इसलिए हमारे पास डेल यू क्या आया है, नेगेटिव आया है। ठीक है। ओके बेटा। और अगर हमारे पास सिस्टम पे वर्क किया जाएगा तो डेल यू हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। ये पॉजिटिव और नेगेटिव के लिहाज से थोड़ी सी बातें हैं। ठीक है। अच्छा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जैसे मैं आपको बता के आई कि ये इंट्रोपी के बारे में दे रहा है। इंट्रोपी के बारे में बेसिकली क्या दे रहा है कि इंट्रोपी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की कभी भी डिक्रीज नहीं होती, और ये सिंपल एक बात की हुई है। और रिलेशन इसका एंट्रोपी के बारे में क्या है कि डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, या डी एस हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी है, इज इक्वल टू चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ठीक है। पर यूनिट पर केल्विन चेंज इन हीट या एनर्जी इज कॉल्ड एंट्रोपी। इसके लिए एग्जांपल वही है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी को डिस्क्राइब करें। ये हमारे पास आइस है और ये हमारे पास क्या है, वाटर है। देखिए डिस्टरबेंस हमारे पास सबसे, एक ये जो आइस है हमारे पास क्या है, एक अच्छी एक शेप है जिसमें डिस्टरबेंस कम है, जबकि वाटर एक ऐसी शेप है जिसमें ना डिस्टरबेंस ज्यादा है, या एटम्स जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई या यूनिकली क्या कह सकते हैं, अरेंज नहीं हुए। तो अब जब ब्लॉक जो है वो आइस का मेल्ट होगा तो इंट्रोपी इंक्रीज होगी क्योंकि डिस्टरबेंस बढ़ी है। लेकिन यही वाटर जब आइस में कन्वर्ट होगा तो इंट्रोपी डिक्रीज होगी क्योंकि हमारे पास डिस्टरबेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है। ये हमारे पास एंट्रोपी और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एग्जांपल है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कुछ और अंदाज में भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। एंट्रोपी के बारे में डिस्क्राइब किया गया जा सकता है। इसके अलावा क्या कहते हैं, हीट जो है वो फुली कन्वर्ट नहीं की जा सकती वर्क में, बल्कि जो हीट इंजन के बारे में इसमें से डिस्क्राइब वो करता है कि हीट इंजन हमने अभी तक कोई ऐसा नहीं बनाया जो सारा का सारा क्या करे, जो हमारी हीट हो, जो हमारा एनर्जी हो, उसको क्या कन्वर्ट दे, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर दे बगैर वेस्ट किए। तो बेसिकली ये एक ओरिजिनलिटी वाला केस है कि हमारे पास जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वर्क डन होने के साथ साथ कुछ अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ कुछ अमाउंट जो है वो लॉस हो जाती है लो सिस्टम को। ठीक है। कुछ वर्क होता है, कुछ हीट हमारे पास लॉस हो जाती है। जैसे अगर Q1 हमने हीट प्रोवाइड की है तो वो किस में चली जाएगी, वर्क डन प्लस Q2, जो हीट क्या हुई है, Q2 वो हीट हुई है जो वेस्ट हो गई है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा ये जो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये बेसिकली ही इंट्रोपी की ही फॉर्मूला एक और दे रहा है, और बेसिकली हमारा जो है वो इसमें क्या बता रहा है, जीरो टेम्परेचर के लिहाज से भी बात कर रहा है कि परफेक्ट क्रिस्टल स्टेट कब होती है, जब किसी भी वो कौन सी होती है, जो जब मिनिमम एनर्जी होती है किसी भी हमारे सिस्टम के पास। एंट्रोपी की डिफाइन दे रहा है जिस जो कि इक्वल है बोल्टमैन कांस्टेंट इनटू नेचुरल लॉग ऑफ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट क्या होती है, किसी भी सिस्टम के अंदर जो नंबर ऑफ स्टेट्स हो सकती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, और इसके अलावा के लिहाज से जो स्टेट होती है वो बेसिकली क्या कहलाती है, माइक्रोस्टेट। ये हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, एंट्रोपी उसमें थर्ड लॉ ऑफ बेसिक सिस्टम ये भी कहता है कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या हो जाती है, उसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है, जैसे ही टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो होता है। ये बेसिकली थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें एब्सोल्यूट जीरो की क्या देता है, वैल्यू देता है। ये एब्सोल्यूट जीरो जिसे हम लोग एब्सोल्यूट केल्विन स्केल पे मेजर करते हैं, के की वैल्यू जीरो केल्विन, केल्विन स्केल पे जीरो केल्विन जो कि इक्वल होता है सेल्सियस में -273.16 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। ठीक है। उसकी हमें बेसिकली डेफिनेशन देती है। अच्छा, ये जो स्लाइड है ना, ये यहीं तक है, लेकिन इसके साथ हमने ना थोड़ा सा मजीद इंट्रोडक्शन में ना कुछ बातें ऐड करनी है। एक और पीडीएफ है, उसको भी अभी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ।
अच्छा बेटा, ऐसे ये जो पीडीएफ है ना, ये हमारी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की एक बुक जो हम लोग प्रीवियसली स्टडी कर चुके हैं ना, कुछ कुछ ये वाली चीज़ें उधर से ली हुई हैं। आपने यहाँ से ना जो आपको ये बेसिकली आपको इसीलिए डिस्क्राइब कर रही हूँ या इसीलिए दिखा रही हूँ, ताकि अगर आप लोगों ने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं या एक जो है वो बेसिक एक सीक्वेंस लेके चलनी है, तो आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं। इसमें सबसे पहले वही है, थर्मोडायनामिक्स की डिफाइन बयान की हुई है, उसके बाद चारों उसके जो लॉज़ हैं उसको डिस्क्राइब कर दिया गया है कि इसमें ये 4 लॉज़ होते हैं, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। इसके अलावा बेसिक डिफाइंस पे दोबारा आ गए हैं, सिस्टम को डिफाइन किया गया है, सराउंडिंग को डिफाइन किया गया है, बाउंड्री को डिफाइन किया है, जो हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा सिस्टम कितनी टाइप्स क्या होती हैं, क्लोज़ सिस्टम होता है, उसके अलावा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह क्या होती हैं, इसके अलावा ओपन सिस्टम होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और आइसोलेटेड एग्जाम्पल और कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी डिस्क्राइब की गई हैं, ठीक है? और हम यूनिवर्स को जो एज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, कुछ ये बातें इसमें डिस्क्राइब की गई हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, सिस्टम की फेज़ ऑफ मैटर के लिहाज से जो हमने कंपोज़िशन के लिहाज से ना टाइप्स देखनी है, वो हमने उस वाले पीडीएफ में नहीं डिस्क्राइब की थी, यहाँ वो हमने थोड़ी-सी डिस्क्राइब करनी है। हम कहते हैं, अगर हमारा जो सिस्टम है, उसमें एक ही फेज़ पाया जाए, यानी या तो सारा का सारा लिक्विड हो, या तो सारा का सारा गैस हो, या तो सारा का सारा क्या हो, सॉलिड हो। फॉर एग्जांपल उस सिस्टम के अंदर जो एक फेज़ वाला सिस्टम होगा, वो क्या कहलाएगा? बेसिकली होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा, ठीक है? उसमें एग्ज़ाम्पल उन्होंने दे दिए हैं कि किसी एक कोई एक स्टेट उसमें हो सकती है, ठीक है? ये इसके उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह भी आगे बताई हुई हैं, उसकी जो वो होती है न न सिस्टम जो होता है वो सारा यूनिफ़ॉर्म होता है और एक सिंगल फ़ेज़ होता है। अच्छा, इसके अलावा हेटेरोजीनियस सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा जिसमें क्या होगी, एक से ज़्यादा फ़ेज़ पाई जा सकती हैं। जैसे हम सिस्टम फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर और आइस वाला सिस्टम एक ले लें, एक 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर कोई हमने सिस्टम लिया हुआ है, जिसमें हम क्या कह रहे हैं, वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ आइस भी मौजूद है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड भी मौजूद है और प्लस इन द फॉर्म ऑफ वेपर जो हर वक़्त हर टेम्परेचर पे होते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, हमारा ट्रिपल पॉइंट है बेसिकली, जिसमें लिक्विड में भी मौजूद है वाटर, सॉलिड में भी मौजूद है वाटर और गैस में भी मौजूद है। तो बेसिकली ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, हेटेरोजीनियस सिस्टम कहेंगे, ठीक है? उसमें यही वाली चीज़ें सारी मौजूद है, जैसे बेंज़ीन की एग्ज़ाम्पल दी हुई है, वाटर की एग्ज़ाम्पल दी हुई है, एक्सेट्रा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लोगों ने स्टडी कर लेना है, यही बातें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है? उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम हम ये पढ़ चुके हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उसकी थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन बयान की हुई है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पे वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है जो कि हमने वहाँ डिस्क्राइब की थी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से आगे थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ के, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया कि इक्विलिब्रियम क्या होती है, ऐसी सिस्टम के जिसमें सिस्टम जो है सराउंडिंग के लिहाज से क्या हो, एक बेटर पोज़ीशन पे हो या उसकी जो इंटरनल एनर्जी वगैरह कांस्टेंट रहे, या फिर ऐसा स्टेट, ऐसी स्टेबल स्टेट जिसमें सिस्टम काफ़ी अरसा उसको छेड़ा जब तक छेड़ा ना जाए वो रिटेन कर सके अपनी उस स्टेट को, ऐसी सिस्टम क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कहलाता है। थर्मल इक्विलिब्रियम से मुराद है टेम्परेचर के लिहाज से, टेम्परेचर के लिहाज से सिस्टम का क्या होना, अ, स्टेबल होना। केमिकल इक्विलिब्रियम से मुराद है, जो मैंने एग्जांपल दी थी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की, तो इक्वेशन वो केमिकल कंपोज़िशन के लिहाज से उसका सेम होना। इसी के अलावा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या है, हमारे पास किसी भी सिस्टम का अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, अकॉर्डिंग टू मोशन, जैसे फॉर एग्जांपल आप बुक लेंगे ना, टेबल के लिहाज से मैंने आपको एग्जांपल दी थी। अच्छा, थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, जिसमें जो थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स हैं, यानी ये तीनों के तीनों, इसमें क्या चीज़, केमिकल इक्विलिब्रियम भी हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी हो और थर्मल इक्विलिब्रियम हो, ये सारे के सारे जब एट द सेम टाइम इक्विलिब्रियम में होंगे, तो ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगी, ठीक है? थर्मोडायनामिकल स्टेट बेसिकली क्या होती है कि किस लिहाज से प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिहाज से जो डिस्क्राइब की जाए वो किसी भी सिस्टम की, वो क्या कहलाएगी, स्टेट कहलाएगी। फॉर एग्जांपल 2 सिस्टम है, तो एक सिस्टम का कुछ प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, तो वो उसकी स्टेट कहलाएगी। जबकि दूसरा सिस्टम है, उसका कुछ और प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है, तो वो उसकी स्टेट कहलाएगी, ठीक है? तो हर सिस्टम की अलग-अलग स्टेट हो सकती है। बेसिकली स्टेट क्या होती है, किसी खास वक़्त में हालत को कहते हैं, ठीक है? उसके अलावा स्टेट वेरिएबल्स यही प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होते हैं, जो कि स्टेट को, किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करें और चेंज किए जा सकते हैं। प्रेशर चेंज किया जा सकता है, वॉल्यूम चेंज किया जा सकता है, टेम्परेचर चेंज किया जा सकता है। इसकी वजह से सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाए, इसलिए इसे स्टेट वेरिएबल कहा जाता है।
जाता है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस हम ये आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और साइक्लिक प्रोसेस ये बेसिकली हम लोग सारे स्टडी कर चुके हैं। इसके अलावा मज़ीद भी हमने स्टडी किए हुए हैं। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ थोड़ी-सी अच्छी एग्ज़ाम्पल जो मैं देना चाह रही थी ना, वो है कि अगर ए जो है वो सी के साथ क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब है ए और बी भी आपस में क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो यानी ये वाला बीच वाला आप अगर एडियाबैटिक इंसुलेटिंग पार्टीशन निकाल दें या ना निकालें तब भी ये दोनों क्या है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली हमें क्या देता है? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर देता है। टेम्परेचर बेसिकली क्या होती है? आपने आम अल्फाज में इसको याद करना है कि ये एक एसआई यूनिट बेस्ड फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस होती है। टेम्परेचर कोई क्वांटिटी नहीं है बल्कि ये क्या है? मुवाजना है। दो सिस्टम के दरमियान मुवाजना करने के लिए कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, ये ज्यादा गर्म है, ये ज्यादा ठंडा है, इसमें हीट का कंटेंट ज्यादा है, इसमें हीट का कंटेंट क्या है कम है। तो ये सिर्फ एक मुवाजना करने वाली अमाउंट है, कोई बेसिकली अमाउंट हमारे पास टेम्परेचर क्या है नहीं है। तो टेम्परेचर बेसिकली उन्होंने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि इसके थ्रू हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं सिंपल रिलेशन क्या हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू एनी फंक्शन एक्स ए एक्स प्लस बी ए और बी कांस्टेंट हो सकते हैं। ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर की इस लिहाज से मेजर की जा सकती है। अच्छा टेम्परेचर स्केल हमारे पास कितने होते हैं? सेल्सियस स्केल होता है। इसमें जो आपने बात याद रखनी है ना वो सिर्फ इतनी याद रखनी है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और एंडिंग पॉइंट होता है कौन सा? 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जबकि दूसरे में हमारे पास फ़ारेनहाइट के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या हो सकता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और 212 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये इसका टेम्परेचर 32, इसका जो स्केल है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 तक जाता है और 180 डिग्रीज इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है जबकि ये 200 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसके अकॉर्डिंग फ़ारेनहाइट के अकॉर्डिंग हमारा जो रूम टेम्परेचर हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है सॉरी वो क्या होता है 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है डिग्री फ़ारेनहाइट होता है सॉरी। अच्छा उसके बाद हम जो आमतौर पे थर्मामीटर यूज़ कर रहे होते हैं उस पे हमने देखा है आपने कहा 100 पे आप कहते हैं 100 पे 100 डिग्री पे फ़ीवर हो रहा है। तो बेसिकली वो हम फ़ारेनहाइट पे मर्करी स्केल पे मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है। इन दोनों के दरमियान रिलेशन भी बता दिया गया है कि ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है वो इक्वल किसके होगा 9/5 सेल्सियस में टेम्परेचर प्लस 32 ये इन दोनों के दरमियान का रिलेशन है। ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारे पास क्या है केल्विन स्केल है। केल्विन स्केल को आपको एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। केल्विन स्केल का जो आपने याद रखना है वो यही याद रखना है कि केल्विन स्केल को सेल्सियस स्केल में कैसे चेंज किया जा सकता है। सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू केल्विन स्केल माइनस 273.16 डिग्री सेल्सियस या अगर केल्विन में निकालना है तो माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। अच्छा एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है 0 केल्विन जबकि सेल्सियस का वैल्यू उसमें क्या होती है -273.16 जबकि हमारे पास जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस उस पे केल्विन की वैल्यू क्या होती है 273। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस उस पे केल्विन की वैल्यू क्या होती है 373.125। ठीक है। इसके अलावा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी बताया हुआ है। बेसिकली आप क्या कर सकते हैं सेल्सियस स्केल में +273 करें तो केल्विन स्केल आ जाएगा। ठीक है। इस तरह आपने वैल्यू बेसिकली ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो ये आपका कन्वर्जन करना आसान हो जाएगी। ठीक है। ये बेसिकली हमारा क्या था इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इसमें हमने लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़े, प्रोसेसेस भी पढ़े, इक्विलिब्रियम भी पढ़ी, सिस्टम भी पढ़ा, सिस्टम सराउंडिंग वगैरह पढ़ा, सिस्टम की अलग अलग तरह से टाइप्स भी पढ़ी। तो बेसिकली हमने क्या किया एक जो हमारा बेस एक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में जो हमारा था ना टोटल हमारी बुक जो हमने ओवरऑल पूरी स्टडी की हुई थी उसको हमने क्या किया एक लेक्चर में समराइज किया है। लेक्चर नंबर 1 इसको हम नाम देंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिहाज से। तो ये हमारा क्या है इंट्रोडक्टरी टॉपिक था। इसके बाद हम जो होंगे मजीद इसके जो चीज़ें हमारे कोर्स आउटलाइन में है वो स्टडी करेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओके बेटा अल्लाह हाफिज।